नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एनडीटीवी इंडिया की सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के अपने दो साथी हमारे कॉलमिस्ट आनंद वर्धन भी हैं। आनंद, आपका भी स्वागत। नमस्कार। और साथ में 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से मेघनाद की वापसी चर्चा में। मेघनाद, कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी आपके यहाँ, किसी की आपके दादाजी की शायद देहांत हो गया था, तो आप 2 हफ्ते से नहीं थे चर्चा में। स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्ते, अच्छा लगा वापस आके। तो ये जो चर्चा है, इसमें इस हफ्ते में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन जो सुर्खियां हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाद एक बार हमारे श्रोताओं को बता दें, फिर हम चर्चा के अगले चरण में चलते हैं। जी बिल्कुल। बड़ी खबर जो हम जिस पे चर्चा केंद्रित करने वाले हैं वो तो अफगानिस्तान से आ रही है। पिछले सैटरडे को तालिबान ने नॉर्दर्न अफगानिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कैप्चर किए। आई थिंक 1/3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान के वो तालिबान ने कैप्चर कर लिए और अफगान सोल्जर्स ने रिट्रीट कर लिया है। पर वहां पर उन्होंने मोस्टली कोई फाइट दिए बिना ही रिट्रीट कर लिया है, ऐसी खबर आ रही है। पर उसके बावजूद एक वीडियो आया है जिसमें 22 अफगान सोल्जर्स को सरेंडर करने के बाद भी एग्जीक्यूट किया गया तालिबान के फाइटर्स ने। तो इस पर हम अपनी चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी। कादम्बिनी हमारे साथ है तो थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला फिर से बढ़ता जा रहा है, ऊपर आ रहा है, जैसे भी आप बोले। उत्तर प्रदेश ने एक ड्राफ्ट निकाला है जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ तर्क बताए हैं वो लॉ में। 2 चाइल्ड पॉलिसी बोल रहे हैं पर उसमें 1 चाइल्ड की भी प्रोविजन है। लॉ मोटा मोटा देखा जाए तो ऐसा है कि अगर आप 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करते हैं तो आपको लोकल बॉडीज में इलेक्शंस लड़ने से रोका जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपको वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और उसका उल्टा, एक चाइल्ड अगर आपका होगा तो फिर आपको और ज्यादा सहूलियत मिलेगी और ज्यादा प्रमोशन और इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये एक बिल आया है, इस पे काफी विवाद शुरू है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंगली इनफ विश्व हिंदू परिषद ने ये बिल को अपोज किया है। उन्होंने कहा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो ये ड्राफ्ट से निकालनी चाहिए क्योंकि इससे जो पॉपुलेशन का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। पर वो तो ऑब्वियसली कम्युनल लाइन पे जा रहे हैं। बीजेपी के राकेश सिन्हा जो एक एमपी है, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डालने की बात की है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी एमपी, एमएलए और लोकल गवर्नमेंट में जिनके भी 3 से ज्यादा अभी बच्चे हैं उनको निकालना चाहिए। बिहार में भी अभी 1 चाइल्ड पॉलिसी की बात हो रही है। बिहार के बीजेपी प्रेसिडेंट ने बोला है कि वहां पे भी कानून लाना चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार का ये कहना है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल नहीं लाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन वो होगा औरतों को और एजुकेट करना और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। तो इस पे भी विवाद शुरू है अभी उत्तर प्रदेश में। असम लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कैटल प्रिजर्वेशन बिल अभी लाया गया है। उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज ये है कि उन्होंने अभी एरिया वाइज कैटल स्लॉटर को बैन किया है। उन्होंने कहा है कि टेम्पल और इसके आसपास कोई स्लॉटर नहीं होगा। 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी स्लॉटर? हाँ, 5 किलोमीटर के एरिया में कोई स्लॉटर नहीं होगा टेम्पल के आसपास। तो एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है, ये पहले किया नहीं गया था पर अभी ये बड़ा सरप्राइजिंग भी है एक लिहाज से कि 5 किलोमीटर, मतलब अगर कहीं आबादी वाले इलाकों में देखा जाए तो जहाँ पे मोहल्ले हों या कोई शहर है, टाउन है, तो ऐसा इलाका खोजना मुश्किल हो जाएगा कि 5 किलोमीटर के अंदर में कोई मंदिर ना हो या कोई धार्मिक स्थल ना हो। मतलब एक तरीके से इन्होंने स्टेट में ही बैन कर दिया। और आप मंदिर भी कैसे डिफाइन कर सकते हो ना, मतलब कोई जो हमारे मोहल्ले में अगर कोई
पेड़ है जहाँ पर लोग प्रे ये कर रहे तो हैं। ऐसा हो गया कि थोड़ा आनंद से भी इस पर जानकारी ले ली जाए, और कादम्बनी से ये तो हो गया कि जैसे डी बाबा का भी जो है पेड़ के नीचे पत्थर रखा, तो उसको भी आप मंदिर मानते हैं। आई थिंक कादम्बनी का कमेंट ले लेते हैं। ये जो नया प्रस्ताव है वो असम सरकार का, इसको 5 किलोमीटर के दायरे में रखने से एक तरह से पूरी तरह से बैन ही करने की नौबत आ जाएगी। मुझे लगता है मैंने ये पढ़ा नहीं है एक्चुअली डिटेल में, क्योंकि इसमें देखना जरूरी होगा कि इसको किस तरह से मंदिर को ये डिफाइन कर रहे हैं। क्या ये फुल फ्लेज्ड मंदिर है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह का वहाँ का पॉपुलेशन है उसमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे अगर हर चीज आप मंदिर के कैटेगरी में डालेंगे, वो देखने वाली बात होगी। जो फाइन प्रिंट है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जैसा यहाँ पे मेघनाथ ने बोला कि मतलब पीपल के आसपास भी घूम के उसको मंदिर बना सकते हैं, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर वो एक ऐसी चीज हो जाएगी जहां पर धीरे धीरे एक कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो जाएगा। तो उसमें देखना होगा कि आखिर फाइन प्रिंट क्या है। लेकिन ये जरूर है कि कई लोग इसका स्वागत करेंगे। मंदिर के आसपास वाला जो इशू है वो हो सकता है कि बहुत लोगों को ठीक लगेगा। लेकिन इसमें अगर सरकार ने ये इंक्लूड किया है कि जिनका जीवन यापन इसी पर होता है कि वो मतलब इस तरह से मीट बेचते हैं, और वो कहाँ पर, क्या वो रीलोकेट किए जाएंगे अगर उसके आसपास हैं, या फिर उसको कुछ और उसका इंतजाम है, तो ये सारी चीजें जो है वो फाइन प्रिंट में देखने वाली होंगी। लेकिन अगर सब कुछ मंदिर के कैटेगरी में आता है तब तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक जगहों को बताया गया है कि हाँ ये मंदिर हैं और यहाँ के आसपास आप ये नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आगे जाके समस्या तो होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये लोकल पॉपुलेशन वाली भी बात होगी। एग्जैक्टली। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है लॉ में कि बुल्स, बुलक्स, काउज सबको ही इंक्लूड कर दिया। मतलब जो भी कैटेगरी में आते हैं, प्रोजेनी में आते हैं, गौवंश जो भी है। एग्जैक्टली। और जैसे कादम्बनी ने बोला, तो ऑपोजिशन ने भी वही बोला है कि अब ये ऐसा इतना आर्बिट्रेरी रूल है कि एसेंशियली अगर कोई 5 किलोमीटर में अगर मंदिर नहीं होगा तो फिर कोई तो भी एक पत्थर ले कर देगा वहां पे और बोलेगा कि मैं यहाँ पे मंदिर बनाऊंगा, तो वहां पे भी बैन हो जाएगा। तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। मतलब बाद की सिचुएशन में ये थोड़ा सा वेग सिचुएशन है कि सपोज कहीं मंदिर नहीं था लेकिन नया मंदिर बन गया, तो दुकान के लिए तो ये एडवांटेज नहीं है कि कहीं उसने बाद में बना लिया कि वो कह सके कि मेरा तो पहले से दुकान था। मंदिर बाद में आके 5 किलोमीटर को निर्धारित कर सकता है, लेकिन दुकान वाला ये तय नहीं कर सकता कि वो पहले से था तो वो वहां बना रहेगा। बिल्कुल। मतलब अगर वहां पे कोई नया मंदिर बन गया तो उसे हटना ही पड़ेगा पुराने आदमी को। देखते हैं इसमें आगे बाकी जो जिसका जिक्र कादम्बनी ने किया कि इसके फाइन जो लाइंस हैं क्या है आगे बाकी छोटी छोटी कुछ और सुर्खियां है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेडिशन को पे टिप्पणी दी है और बोला है कि ये कॉलोनियल लॉ है और इसको ब्रिटिश ने गांधी जी को साइलेंस करने के लिए यूज किया था, तो इसकी जरूरत भी है क्या 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर ने एक पिटीशन फाइल किया था, उस पर ये है। मैंने एक इस पर वीडियो भी किया था। मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि आप वहाँ पे जाइए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पिटीशन भी किसके बारे में था और विनोद दुआ के केस में भी क्या हुआ। इसी तरीके से कुछ टिप्पणी दी थी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी साइड में हरियाणा पुलिस ने सेडिशन लगा दिया है फार्मर्स पे। 2 लोगों पे सेडिशन का केस जारी कर दिया गया है और उनपे आरोप ये है कि उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की गाड़ी के शीशे तोड़े। तो वो और 100 अनआइडेंटिफाइड लोगों को सेडिशन के लिए एफआईआर कर दिया है उन पर। एक छोटी सी 2 छोटी सी एक्चुअली खबर है ये है कि प्रशांत किशोर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले हैं और ऐसे कोट अनकोट सोर्सेस बोल रहे हैं कि वो 2024 को लेकर उनसे मिले थे, 2022 के पोल्स को लेकर नहीं मिले थे। अब ये तो पता नहीं क्या हुआ वहां पे। और दूसरी ये चीज है कि एल्गर परिषद की जो केस है वो पुणे पुलिस से जब एनआईए को ट्रांसफर की गई थी तो उसको चैलेंज किया गया है, पर एनआईए ने उसको फिर से उसको प्ली को चैलेंज किया है कि वो नक्सल प्लेग से लड़ रहे हैं और उनके ही दायरे में ये केस रहना चाहिए। ठीक बात। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो अफगानिस्तान का मुद्दा है उस पर बात करनी चाहिए। भारत के नजरिए से एक बड़ी
अजीब सी स्थिति हो गई है। अब वहां पर नेटो की सेनाएं जा रही हैं। 13 अगस्त मेरे ख्याल से लास्ट डेट है वहां से आखिरी टुकड़ी के निकलने की। कादम्बनी, ये सही डेट है? जी, अगस्त में निकल जाएंगे आखिरी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 90% सब निकल चुके हैं। और अब जैसा बागरा में एयर जो आर्मी बेस है वहां पे जो हुआ था वो एक तस्वीर है कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है। और ये बहुत ही अजीब स्थिति बनी हुई है वहां पे, लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि जितने जानकार हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं अफगानिस्तान को एक लंबे वक्त से, उनका मानना है कि यही होता। मतलब कोई भी अगर वहां से इंटरनेशनल फोर्सेस निकलती और यूएस फोर्सेस वहां से निकलती तो यही होना था, जो स्थिति आज हम सबके सामने दिख रही है। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जिसमें मतलब दिखने लगा थोड़ा सा हो सकता है उसमें कम बेशी हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान ने एक बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान के इस समय कब्जा कर लिया है। ये भी खबरें हैं, कल बीबीसी की एक खबर थी कि काबुल की से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर फाइट चल रही है अफगान आर्मी से तालिबान की। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं। उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे। तो बेसिकली कह रहे हैं कि 375 डिस्ट्रिक्ट्स में से 200 डिस्ट्रिक्ट जो है उस पे अभी तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। ठीक बात। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट्स के मामले में मेघनाथ बड़ा ये फ्लूइड होता है, डिस्ट्रिक्ट्स का वहां पता नहीं चलता कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स और कितने ये, मतलब जब वहां से रशियन फोर्सेस भी निकली थी उस समय भी यही डिस्ट्रिक्ट वाली स्थिति थी कि कितने डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पता नहीं चलता है। जो हम बात कर रहे हैं, जो अफगान जो प्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, उनसे तो का कहना है कि फेस वैल्यू पे तालिबान के दावे को लेना गलत होगा। 85% एरिया वो बता रहे हैं अफगानिस्तान का, और कई जगह लगातार फाइटिंग चल रही है। लेकिन एक चीज अगर आप नोट करेंगे, जो कि अफगान पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी बता रहे हैं, ये है प्रोपेगेंडा वॉर। ये बहुत जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि आप सुनेंगे कि फलाना फलाना जगह पे तालिबान ने कब्जा कर लिया इतना एरिया, लेकिन आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि अफगानिस्तान फोर्सेज ने वो वापस ले लिया, जबकि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक कंटिन्यूइंग स्थिति है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स वाइज इसको करना ठीक नहीं होगा। ये लगातार चल रहा है, अफगानिस्तान फोर्सेस भी लड़ रही है। कल मैंने एक रिपोर्ट देखी है, टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट है, जहां पे एक अकेला पुलिस वाला करीब 8 या 12 घंटे तक लगातार तालिबान फोर्सेस से लड़ता रहा, और उसने जब रीइंफोर्समेंट आई तो उन्होंने तालिबान को पीछे ढकेल दिया था। तो ये कहना कि अफगानिस्तान फोर्सेस कमजोर हैं, ये ठीक नहीं होगा। दूसरा, एक चीज और हमको अभी देखना चाहिए, जो अभी ताजा डेवलपमेंट है, यहाँ पे तालिबान कह रहा है कि हमको आप 3 महीने का हम ट्रूस देने को तैयार हैं, अगर आप इतने नंबर ऑफ तालिबान जो है आप अपनी जेल से रिहा कर दे। इसका क्या मतलब है? इसका आप अगर इसको एनालाइज करें तो इसका ये मतलब है कि 85% एरिया ऑफ अफगानिस्तान, मतलब आप सोचिए कि वो कितना थिनली स्ट्रेच्ड होंगे, इतने भी फाइटर्स उनके नहीं है। तो वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि 3 महीना वो बोले हैं कि भाई हम पीस रखते हैं। उनके लोग जैसे पहले छूटे थे 5,000, वैसे ही अब ये 7,000 छूटेंगे, उसको रीइंफोर्स करेंगे, उसके बाद फिर से फ्रेश अटैक करेंगे। ठीक बात। मैं ये एक न्यूज पढ़ रहा था कि बाइडेन अगस्त एंड तक पूरी उनकी फोर्सेस विड्रॉ करने वाले हैं। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल। तो ये उनकी डेडलाइन है। लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन भी है, मतलब भारत के लिहाज से चिंता की बात है, क्योंकि तालिबान का किसी भी सूरत में वहां पर आना, तो भारत ने चूंकि बहुत सारी चीजें वहां पर दांव पे लगा रखी हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भी निवेश किया है भारत ने पिछले 20 सालों में वहां पर, वो एक मॉडर्न या लिबरल इस तरह की चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार के साथ ही इस तरह की चीजें विकसित हो सकती थी। तो वो सब अब एक तरह से ये कहा जा रहा है, कम से कम पाकिस्तान के तरफ से जो, या पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट हैं वहां से, या पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां से जो खबरें आ रही हैं, एक तरह का जुबिलेशन का मूड है कि भारत का सब कुछ डूब रहा है। क्या सब कुछ डूब रहा है भारत का, कादम्बिनी और आनंद? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत ने हमेशा कहा कि वी विल नॉट हैव बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, ये बड़ा साफ था। दूसरा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोगों की बेहतरी में, आर्मी पर्सनल की यहाँ ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया। करीब मेरे ख्याल से $3 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट है।
वहां पर कल खबर आई, कल या परसों खबर आई कि सलमा डैम जो भारत के इन्वेस्टमेंट से बना है उस पर मोर्टार दागे हैं तालिबान ने। अब ये अपने आप में बेवकूफाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनके पास ये डैम है, अगर तालिबान भी सत्ता हासिल कर लेता है वहां पे, अगर डैम है, तो ये एक तरह से एक निगोशिएटिंग पॉइंट होता है बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और भारत हमेशा से क्लियर रहा था इस बारे में कि हम वहां पर मिलिट्री नहीं भेजेंगे। इन्वेस्टमेंट वहां पर इसलिए था क्योंकि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये बेहद जरूरी है, और पाकिस्तान को इससे हमेशा समस्या थी। अगर आप किसी भी आम अफगानी से भी बात करेंगे, और हमने जो जर्नलिस्ट यहाँ पर आते जाते रहे उनसे बात की है, हर अफगानी को भारत के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, जब जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं है। और पाकिस्तान को इस चीज से समस्या है कि भारत ने वहां पर अपनी जड़ें जमाई। भारत के वहां पे जो काउंसिलेट्स थे, जो जैसे हेरात में, जलालाबाद में, मज़ार शरीफ में, तो कांधार में, उसको लेकर भी पाकिस्तान ये कह रहा था कि भाई वहां पर आप स्पाइंग कर रहे हैं और लोगों को आप टेरर फैला रहे हैं, इस तरह की चीजें वो लगातार कहता रहा है। अब जब वहां पर 2020 में 2 जो काउंसलेट हैं, जो हेरात और जलालाबाद के बंद किए गए, अब कांधार का बंद किया गया, तो एक अंदर उनके ये है कि भारत की पकड़ वहां पर छूट रही है। तो इस बात को लेकर जैसे आपने कहा अतुल, की निश्चित तौर पर एक जुबिलिएशन है कि हाँ पकड़ छूट रही है, और अफगानिस्तान के जरिए एक भारत के ऊपर एक प्रेशर जो है वो ज्यादा पाकिस्तान क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि वहां पर टेरर ग्रुप जो हैं वो ऑपरेट करेंगे। क्या भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी, क्या भारत पर उसका असर होगा, तो ये सभी चीजें जरूर। लेकिन एक हमको याद ये रखना होगा कि भारत का पहले वाला जो स्टैंड था कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, वो अब नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं इस तरह की कि हाँ तालिबान जो है वो उससे भी बात कर सकते हैं, हालांकि इसका कंप्लीट डिनायल किया गया है। अभी तक जो भी मिलने की रिपोर्ट्स हैं उसको साफ तौर पर मना किया गया, लेकिन है अब आप क्या करेंगे, तो क्योंकि एक बयान आया था जो जिसमें विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का, कि जिसमें उन्होंने ये इशारे में केवल इतना ही कहा कि जो भी स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में हैं उनसे संपर्क में हैं। जी बिल्कुल, ये हमेशा भारत कहता रहा है कि अफगानिस्तान में जो भी होगा वो मतलब सारे अफगानियों के ही कंसर्न से, अफगानियों के जरिए ही होगा, और वही भारत चाहता है। लेकिन अब सिचुएशन जो है धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। भारत ये साफ मना कर रहा है कि कोई भी मीटिंग हुई है तालिबान से, लेकिन अगर आगे सिचुएशन ऐसी होती है तो नेशनल इंटरेस्ट में भारत क्या करेगा, ये एक समझने वाली बात है कि आखिर भारत आप अपने देश को तो सिक्योर करेंगे किसी भी तरह से। बिल्कुल। आनंद, ये जो सिचुएशन बनी है जिसमें हमारे लिए मतलब भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि कश्मीर में जो हालात रहे हैं, जिस तरह की इंसर्जेंसी रही है, मिलिटेंसी रही है वहां पर, उसको देखकर भी एक बड़ी चिंता रहती है हमेशा से स्ट्रेटेजिक रूप से कि अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ होता है तो उसके नतीजे कश्मीर के ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से जो वहां पे बदलाव हो रहे हैं तेजी से, उस पर आपकी अपनी पहली टिप्पणी क्या होगी आनंद? देखिए, पिछले जो 2 दशकों में अफगानिस्तान में जो भी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से या वहाँ के आंतरिक मामलों के लिहाज से जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें भारत का एक नज़रिया शुरू से रहा है कि जो मॉडरेट तालिबान जो एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति एक है, मॉडरेट तालिबान, ये एक ऑक्सीमोरॉनिक है, ये विरोधाभासी एक है कि आप मॉडरेट भी हैं, तालिबान भी हैं, तो वो उसका जो है अंत में परिणाम यही होगा कि वो जो मॉडरेट तत्व भी जो हैं वो उसके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को वेपनाइज ही करते हैं। तो ये भारत का हमेशा से रहा है, जिसके कारण से एक आइडियोलॉजिकल नहीं भी तो जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी आतंकवाद पे अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सटीक ढंग से रखने और सशक्त ढंग से रखने में उसने इस बात को पर बल दिया है कि वो एक दूरी बनाए रखे या बनाए रखे हुए देखा जाए तालिबान से। एकमात्र मुझे याद आता है कि 2018 में एक मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को लेकर। उसमें
मतलब अनऑफिशियल, आधिकारिक रूप से नहीं, अनऑफिशियल ढंग से अमर सिन्हा जो पहले राजदूत थे हाँ। अफगानिस्तान में भारत के, और टीसीए राघवन जो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और हाई कमिश्नर पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, इनकी उपस्थिति वहां थी और उसमें तालिबान भी मौजूद था उस पीस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये एक अनऑफिशियल था, एकमात्र ये मुझे इंगेजमेंट दिखता है जहां दोनों एक ही मंच पे हैं। बाकी जो भारतीय विदेश मंत्रालय का ताजा है कि एक अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस होना चाहिए, तो यहाँ भारत का कहना है कि डबल पीस की जरूरत है। एक तो पीस विद इन अफगानिस्तान एंड पीस अराउंड अफगानिस्तान। तो अराउंड अफगानिस्तान, क्योंकि भारत की हमेशा चिंता रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोजता है, और वो एक मिलिट्री बेस के तौर पे हो या सेंट्रल एशिया के तौर पे एक रूट हो, तो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ उससे मिलता है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा इंटरेस्टेड रहेगा अफगानिस्तान में। ज्योग्राफी भी जो है इस तरह की है, तो भारत के इस बात पे हमेशा बल देगा। जो कादमुद्दीन ने कहा अभी कि एक गुडविल जो है वो तो अफगानियों में है भारत का, और 3 ट्रिलियन निवेश है, प्लस वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके रोडवेज को लेके बहुत हद तक बहुत चीजों में जो ये संलग्नता है, इससे लेके गुडविल तैयार हो गया है। सॉफ्ट पावर का भी अपील है, हालांकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मतलब धार्मिक एक रूपता है, लेकिन फिर भी अन्य सॉफ्ट पावर के अलग अन्य जो आयाम है उसमें भारत को एक एज है अफगानिस्तान में। तो और इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ये सब को लेकर है। अब जो यूएस का जो है, यूएस को ये तीसरा पड़ाव जो है, यूएस जो है, बाइडेन साहब आए थे तो उन्होंने पहला कहा था कि काफी डिफिकल्ट होगा विड्रॉ करना। पहला डेडलाइन 1 मई का था, आपको याद हो कि ये अगस्त का डेडलाइन नहीं था, 1 मई का था। इसको जो दोहा डील हुई थी उसमें 1 मई का था, उसको एक्सटेंड किया गया। बहुत तरह के कॉन्फ्रेंसेस हुए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ ताजिकिस्तान दुसैंड में, उससे पहले एक मॉस्को में भी हुआ था। तो इन सब लेकर के एक दुविधा बनी हुई थी, ऐसा नहीं है कि ये दिस वेयर अनसीन कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये दुविधा बनी हुई थी और उसका एक अनफोल्डिंग हो रही है, और भारत को इसमें बहुत सजग रहना होगा कि जो पूरी तरह अब जो ऐसा तो माना नहीं जा सकता है कि जिस किसी देश में अधिकतर क्षेत्र पे जिस टेरर मिलिशिया ही मान ली है कि तालिबान का कब्जा हो, उसमें वो किसी भी डील के सभी बातों को मान लेगा। तो सभी बात ऐसा तो सोचना भी बेवकूफ़ी थी, और ऐसा कोई सोच भी नहीं रहा था। तो कुछ तो मेरे ख्याल से कि अलग अलग जो विदेशी सरकारें हैं वो उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी अपनी रखी होगी उसमें। इसमें एक चीज और है कादम्बनी, अगर थोड़ा सा हमें बता पाए, तालिबान का जो रुख है, एक तो हमको ये बात मानने में ये कोई रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है कि उसके पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा क्योंकि हाथ है, और अभी भी चूंकि हेडक्वार्टर तालिबान का पेशावर क्वेटा में ही है, जहां से मोस्टली उनकी वैचारिक रूप से जो भी चीजें आपको ये मिलती रहती हैं, तो पाकिस्तान का तो एक इन्फ्लुएंस है। तालिबान ने अब तक जितना अपने जो उसके बयान आए हैं उसमें उसने रूस को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, चाइना को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, भारत को लेकर उसने इस तरह का कोई खास बयान नहीं दिया है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आखिर में चीन और रसिया, मतलब रसिया का अपना बड़ा इंटरेस्ट है फिर भी कि उसके बॉर्डर्स, दूसरे जो देश हैं उन बॉर्डर्स की चिंता उसे होगी, चाइना को। लेकिन भारत की जो चिंता है उस लिहाज से एक ठंडापन दिखाया है तालिबान ने। तो तालिबान कहीं ना कहीं इस मामले में भारत के लिए मतलब एक संतुष्टि वाली कोई सिचुएशन नहीं दिख रही।
तालिबान नहीं, के? इसकी इसकी वजह है अतुल, क्योंकि भारत ने कभी भी डायरेक्टली एंगेज नहीं किया है तालिबान के साथ। जबकि अगर आप रशिया या चीन की बात करें तो इन लोगों का ये रहा है, लगातार आप बयान भी देखेंगे। और जैसे चीन जो है वो भी लगातार ये कहता रहा है कि पॉलिटिकली इनको सामने आना चाहिए। अब यहाँ पर जहां तक चीन का सवाल है, मान लीजिए भारत के बारे में इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। आपको याद होगा कि किस तरह से हमारे कंसुलेट पर हमला हुआ था कंधार में। हाँ हमारे वहां पर एक डिप्लोमेट मारे गए थे, आपको याद होगा किस तरह से। हाँ। और अभी हाल में एक जो एडवाइजरी आई थी उसमें कहा गया था कि वहां पर जो भारतीय हैं वो काफी सजग रहें, क्योंकि किडनैपिंग का खतरा है। और भारतीय जो हैं वो टारगेट हैं किडनैप होने के। पहले भी हुआ है कि वहां पे जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इंजीनियर्स को या बाकियों को किडनैप किया गया है। और हालांकि ये कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जो लोकल जो वहां पर बुजुर्ग हैं या फिर वॉरलॉर्ड्स हैं उनके जरिए या रैंसम देकर उनको छुड़ाया गया है। तो भारतीय उस तरह से भारत कभी भी डायरेक्टली इंगेज नहीं किया है, इसलिए उस तरह का एक्सपेक्ट करना और आज की तारीख में एक्सपेक्ट करना, जबकि भारत जो है रूस से कहीं ज्यादा अब अमेरिका से नजदीक दिखता है और ये लगातार नजदीकी बढ़ती गई है। क्वाड भी अगर आप देखें तो ये नजदीकी जो है बहुत साफ तौर पर है। और वो क्वाड जिस तरह से चाइना उसको लेकर नाराज है, साउथ चाइना सी का है, ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं एक जुड़ती हैं। लेकिन चीन का यहाँ पे क्या है, चीन का प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है। आपको बताऊं कि कुछ साल पहले एक कॉपर माइन है काबुल के पास, उसको एक चाइनीज कंपनी ने खरीदा। लेकिन सरकार ने, अफगान सरकार ने बोला कि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लगातार वहां पर कन्फ्लिक्ट होता रहा। अब जब वहां से सारे फोर्सेस बाहर हैं तो चीन के लिए ये आसान है कि वो एक निगोशिएट कर सके तालिबान के साथ। लेकिन उसकी समस्या अटकती है शिनजियांग वाले मामले में कि भले ही उनका बैरली 76 किलोमीटर का बॉर्डर हो साथ में, लेकिन वो जहां पर वो बॉर्डर है वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपने देखा होगा शिनजियांग में 2019 में शिनजियांग गई थी और जो कैंप मैंने देखा उइगर मुस्लिमों का री एजुकेशन कैंप जो है, वो क्या तालिबान एक्सेप्ट करेगा? क्या तालिबान उसको सपोर्ट करेगा या ये कहेगा कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? ये उसकी एक समस्या है जिसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो पा रही। लेकिन वो वहां पर अपॉर्चुनिटी, एक फुटहोल्ड देख रही है। रशिया वहां पर फुटहोल्ड देख रहा है और उसने पहले भी वहां पर रहा है, उसको पता है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसका भी सिचुएशन वहां पे साफ है और उसको पता है कि उसको एक डिस्टेंस रखना है, लेकिन अपने बॉर्डर्स उसको सिक्योर करने हैं। और रशिया में आपने देखा है कि किस तरह से बैठकें हुई हैं, तो एक तरह से मीडिएटर के तौर पर भी वो देखा गया। तो ये सभी चीजें अलग अलग देशों की, यहाँ पर अलग अलग स्टेक्स हैं। और जैसा अभी आनंद कह रहे थे कि वहां पर कोई इंतजाम जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं उन्होंने किया होगा, इसमें दो फैक्टर्स मैं अतुल बताना चाहूंगी। पहला ये कि जो निगोशिएशन हुआ, पीस निगोशिएशन जो किया गया तालिबान के साथ, उसमें तालिबान ने ये नहीं माना कि हम अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ नहीं लड़ेंगे। इसलिए आज भी इतनी भयानक स्थिति है कि 22 कमांडोज को इस तरह से बिल्कुल कोल्ड ब्लड में मार दिया जाता है और ये लगातार फाइटिंग चल रही है। दूसरी चीज जो कई खबरें आ रही है वो ये कि एक बार फिर से जो अमेरिकी खुफिया सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में एक फुटहोल्ड चाहती हैं अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए। तो ये भारत के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ट्रंप ने सारे एड बंद कर दिए थे उनको ये बोल के कि आपने काफी नहीं किया है। एफएटीएफ में आज तक ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पाया है। लेकिन एक बार फिर अगर उसकी जरूरत अमेरिका को या वेस्टर्न कंट्रीज को होने लगती है टेरर पर कंट्रोल के लिए, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक फिर से उसको रीलुक करने की जरूरत होगी कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। ठीक बात। एक मेघनाथ, हाँ, एक चीन के संदर्भ में तो इसमें क्या है कि जैसा कि एक तालिबान से जो चीन का क्या रुख होगा और उसका एटीट्यूड क्या होगा, तो चीन का तो ऐसे जो कन्वेंशनल विजडम अभी माना जा रहा है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि जितने भी देश और उसमें जो सत्तारूढ़ जितने भी फोर्सेस हैं वो जितने को अपने फोल्ड में ले सके, अभी वो उस फेज में है चीन। तो उस लिहाज से वो प्रैग्मेटिक रहेगा तालिबान को लेकर डीलिंग में। लेकिन इसमें वही जो कादम्बरी बता रही थी कि एक तो तालिबान का चीन पे जिनजियांग को लेकर क्या रुख रहेगा वो रोचक है। लेकिन इसका एक और उल्टा साइड भी है कि चीन का
जैसे कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल कहा है कि तालिबान को जो टेरर है कि टेरर से क्लियर जो है ब्रेक करना होगा, किसी भी तरह के टेरर ग्रुप को। तो जिनजियांग में एक उइगुर उइगुर मुस्लिम का एक मिलिटेंट ग्रुप है ईटीआईएम। तो ईटीआईएम के को ऐसा परसेप्शन है कि तालिबान का भी सपोर्ट है, अलकायदा बैक्ड तो वो है ही, और तालिबान का भी है। तो इसको लेकर चीन में भी एक चिढ़ है, एक असंतोष है तालिबान को लेकर। और वांग यी ने जो कल ताजिक के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तालिबान को इससे क्लियर ब्रेक करना होगा, जो कि तालिबान ने स्टेट कर चुका है कि चीन हमारा दोस्त है। तो इसमें एक खटास लगती है। दूसरी बात है कि चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान जो चुनी हुई सरकार, जो वहाँ अभी सत्तारूढ़ सरकार है, जो तथाकथित सरकार है, उसकी प्रशंसा भी काफी कर दी है। तो इसको लेकर जो है उतना क्लियर नहीं है पिक्चर, जो चीन और तालिबान में क्या संबंध है उसको लेकर। ठीक बात। मेघनाद, आपने सुना जो चीन और रसिया के नजरिए से, तो आप की क्या इस पर राय है? जी, मैं बस एक ऑब्जर्वेशन करना चाहूंगा और फिर मेरा एक सवाल था। एक्चुअली मैं वही पढ़ रहा था इसके बारे में, और काफ़ी ओपिनियन पीसेस सुबह से मैं पढ़ रहा था। उस पर ये बोला गया था कि ये जो अभी जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, वो एस्केलेशन काफ़ी समय से हो रहा था। जैसे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि 2009 में ओबामा ने एक फरमान जारी किया था, जिसके वजह से 1 लाख ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान में डिप्लॉय किए गए थे। और फिर 2012 में उन्होंने बोला कि उनको विड्रॉ किया जाएगा, और तब से लेकर अब तक जो 90,000 ट्रूप जो बचे थे वहाँ पे 2012 में, वहाँ से अब वो 2500 के मार्क पर आ गए हैं। और उनका ऑफिशियली कहना, यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियली कहना ये है कि अभी वहाँ पर जो ट्रूप्स है यूएस के, वो वॉर फ्रंट पे नहीं जाएंगे, पर एक एडवाइजरी रोल प्ले करेंगे अफगान ट्रूप्स के को ट्रेनिंग देने की, सप्लाई करने की, एक्सेट्रा। तो मेरा सवाल इसी को लेकर था एक, कि ये जो 2012 में जो विड्रॉल हुआ, वहाँ से लेके अभी तक तालिबान ने कितने मूव्स किए थे, और क्या ये जो लेटेस्ट मूव है ये सबसे बड़ी मूव है जो टेरिटोरियल कंट्रोल की है? देखिए मेघनाथ, मुझे लगता है कि ये फाइटिंग कभी भी बंद की ही नहीं असल में तालिबान ने। ये लगातार चलता रहा, ये थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अगर बंद हो गई होती तब तो अब तक सब कुछ साफ हो गया होता। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि जब बिन लादेन की तलाश चल रही थी, तोरा बोरा के केव्स में श्योर हो गया कि वहां पर छुपा हुआ है, तो वहां पे कौन सी आर्मी गई? वहां पे अफगान आर्मी गई। वहां पर जो उस समय फोर्सेस मौजूद थे, बिल्कुल आधुनिक हथियार से लैस अमेरिकी फोर्सेस और बाकी जो हैं, वो वहां पे नहीं गए थे। तो इस बात को लेकर एक सवाल उठा था कि आखिर वो वहां से भागने में कामयाब कैसे हुआ, और सिर्फ अफगानी फोर्सेस, जो कि बड़ा रैगेटेड फोर्स उस वक्त थी वहां पर, तो ये क्या हुआ? तो बेसिक यहाँ पर यह है कि तालिबान जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाता रहा है। जब उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आया तो वो छुप गया। वहां पर छुपना आसान है, जिस तरह का आपने वहां पे ज्योग्राफी देखी है किस तरह की है, छुपना आसान है। और जब जब उसको मौका मिला, जहां जहां मौका मिला, एट द हाइट ऑफ मतलब जहां पर जिस वक्त सबसे ज्यादा फोर्सेस थी वहां पर, उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि पूरा इलाका जो है अफगानी सरकार के कंट्रोल में था। उस समय भी दूर दराज के इलाके थे जो कि तालिबान के कंट्रोल में थे। और जैसे जैसे सरकार वहां पर कमजोर पड़ती गई है, वैसे वैसे तालिबान जो है वो आगे बढ़ता रहा है, कभी भी वो पिक्चर से बाहर नहीं रहा है। जब भी प्रेशर बढ़ा है, हमने देखा है कि किस तरह से वो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके बड़ी संख्या में वो निकल गए हैं पाकिस्तान, वहां पे रहे हैं। उसके बाद फिर जहां पर प्रेशर कम हुआ है, हीट कम हुआ है, वो वापस आए हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ लगातार चलता रहा। लेकिन अभी जिस तरह से एक डिसीजन लिया गया, जैसे ट्रंप ने डिसीजन लिया, उसको बाइडेन ने ऑनर किया कि हाँ हम वापस ला रहे हैं और समय के पहले वापस ला रहे हैं, तो अभी सबसे ज्यादा वो पुश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति है।
इसलिए उनको लगता है कि ये एक मौका है जब हम फोर्स से इसको हम ताकत को हथिया लेंगे। और ये एक बड़ी समस्या है। बड़ा मतलब हमारे कुछ फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं वहां पर, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनको अपनी लाइफ के लिए डर लगता है, क्योंकि पहले जो ये था तालिबान का कि वो एक मिलिट्री टारगेट पे ही हमला करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना टैक्टिक्स बदल दिया। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वो जो टारगेट है उनके सिविलियंस हैं, जजेस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहां पर वर्किंग वुमेन हैं, टीवी चैनल्स के जो में काम करती हैं महिलाएं वो हैं, कितनी जर्नलिस्ट वहां पर मारी गई है। तो ये एक माहौल बनाने की भी कोशिश है और ये मौका भी है, क्योंकि अब उनको लगता है कि अभी नहीं तो फिर बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। ठीक बात। इसमें एक और हाँ बताइए आनंद। देखिए, जो 2001 में जब 9/11 के बाद अमेरिका का मिलिट्री इंटरवेंशन फिर से हुआ अफगानिस्तान में, तो उस समय जो है एजेंडा बहुत सीमित था। और क्योंकि मुल्ला उमर जो थे और जो तालिबान के और भी जो और तत्व थे जो तालिबान के, उन पे ये आरोप था कि वो अलकायदा को सेंचुरी दे रहे हैं, और वो एक सेंचुरी हो गई है। तो टारगेट था अलकायदा, लेकिन तालिबान जो है एज एन एलाय पे था, तो एक टेंजेंशियल टारगेट कह सकते हैं कि था। लेकिन और धीरे धीरे जो है वो फिर एक फुल फ्लेज की, क्योंकि 96 से 2001 तक तालिबान की सत्ता थी, उस समय काफी कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ओपिनियन के काफी खिलाफ तालिबान वहाँ काम कर रहा था। उस समय न क्लिंटन साहब न बुश साहब ने तो नहीं कुछ पहल की थी, लेकिन 9/11 टिपिंग पॉइंट बना। तो अभी भी जो है, अभी जो ये दोहा डील हुआ है उसमें तालिबान को एक मेजर जो कंडीशन दिया गया है कि वो अलकायदा से कोई भी साठगांठ नहीं रखेगा। और ये मेजर जो है आश्वासन उनके तरफ से आया। अमेरिका का तो अभी इसे एक्सटेंड करने का अफगान सरकार को था कि हम इंटरिम एक एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, लेकिन अफगानी सरकार अड़ गई कि नहीं, हम 6 महीने में चुनाव करवाएंगे और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो है अमेरिका बैक्ड यहाँ नहीं रह सकती। तो अमेरिका का जो है मेजर कंसर्न, भले ही ये 20 साल का वहाँ उनका रहा है, लेकिन अमेरिका का मेजर कंसर्न अभी भी कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे अलकायदा वगैरह से लेकर है था। तो ये भी जो है ना, उसके अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस पर अमेरिका में भी पब्लिक ओपिनियन बनाना मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि अमेरिकी सिक्योरिटी ज्यादा इस पर रहेगी कि ये अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट करती। इसमें एक और इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। अफगानिस्तान से रसिया की सेनाएं वापस गई थी, इसके बाद अब अमेरिका की सेनाएं वापस जा रही हैं। तो रसिया के उसमें हमें पता है कि किस तरह से जो वहाँ के अलगाववादी गुट थे उनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मिल रहा था, और वो लगातार उस रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई थी। उसका एक बड़ा असर हुआ और धीरे धीरे फिर हमने देखा कि रसिया ने वहां से छोड़ने का फैसला किया। अब अमेरिका जैसी ताकत को, और अमेरिका जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में घुसा था अफगानिस्तान में, वो एकदम अलग दुनिया थी जिसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा सवाल था 9/11 के बाद, और नेटो इसमें शामिल था, जिससे कि ये एक तरह का कंसेंसस था कि टेररिज्म के खिलाफ लगभग बड़ी दुनिया, मतलब कम से कम फर्स्ट जो वर्ल्ड है उसके तमाम देश उसके खिलाफ खड़े थे। तो ऐसा लग रहा था उस दौर में 2000 के दशक में कि अब शायद ये निर्णायक कोई लड़ाई होगी या आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि अब उसकी चपेट में अमेरिका और यूरोप जैसे देश शामिल हो गए हैं और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी हैं। तो उसके बावजूद आज स्थिति ये है कि तालिबान, जैसा कि कादम्बिनी आप कह रही थी कि ये तालिबान वहां से कभी हटा ही नहीं, कम बेसी धीरे, कभी पड़ गए कभी तेज हो गए, लेकिन वो लगातार वहां पर बने रहे। आतंकवाद के खिलाफ एक पूरी दुनिया में कैंपेन बन गया, पूरी दुनिया, और
तमाम देशों की सरकारों ने उनकी फंडिंग रोक दी, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनके नेताओं को, इनमें से तालिबान के तमाम ऐसे भी नेता रहे जिनको गुआंतनामो में रखा गया। इसके बावजूद तालिबान जिंदा रहा, और आज जिंदा ही नहीं रहा, लगभग कहा जा रहा है कि जीत के मुहाने पर है अफगानिस्तान। बिना किसी अंतरराष्ट्रीय, बिना किसी स्टेट के सपोर्ट के, बिना किसी दूसरे देश के सपोर्ट के, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस वेपनरी के सामने तालिबान का टिके रहना, इसको कैसे आज डिफाइन किया जा सकता है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए? इसमें अतुल 2-3 चीजें हैं। जैसे मतलब तालिबान तो कभी गया ही नहीं। अच्छा, तालिबान अलकायदा सबसे ज्यादा नजदीक तब आए जबकि जो आपको याद होगा कि जिस तरह से एक वॉरलॉर्ड जो थे उनका किलिंग हुआ था, जो कि प्रो अफगानिस्तान नॉर्दर्न अलायंस के थे। उसके बाद ये दोनों क्लोज आए, और अमेरिका का जो पहले जो एक टारगेट था कि अलकायदा को हमको खत्म करना है, तो ये तो हमको मानना होगा कि उन्होंने अलकायदा को एक बिल्कुल स्वीपिंग ब्लो दिया है। ये कम से कम, भले ही रशिया ने कुछ भी अचीव नहीं किया हो वहां पे, मतलब कितने पैसे डुबो के लोगों की जान चली गई, उसके 1/5 ही जान गई है अमेरिकन सोल्जर्स की यहाँ पर अफगानिस्तान में, लेकिन ये बॉटमलेस पिट है जहाँ पे कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन अमेरिका की 2 अचीवमेंट है अलकायदा का, उसने बिल्कुल दे हैव ब्रोकन द बैक ऑफ अलकायदा, ये मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, उनका टारगेट था कि उनको ओसामा बिन लादेन को खत्म करना है, भले ही वो अफगानिस्तान में ना हुआ हो, उसके लिए उनको पाकिस्तान में घुसना पड़ा हो, लेकिन वो उन्होंने किया है। तो 2 चीजें जो है ये वो अपनी पब्लिक को दिखा सकते हैं। जो ऑप्टिक्स हैं, जो लगातार हमने देखा था, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि सेना को वहां से वापस बुलाना है, वो अमेरिकन सोल्जर्स के कॉफिन्स थे जो कि वहां पर पहुंच रहे थे अमेरिका में, जिसको लेके बड़ा ह्यू एंड क्राई था कि आखिर कितने जनरेशन तक ये चलेगा। क्योंकि कई ऐसे परिवार थे जहां पर पिता ने भी अफगानिस्तान में सर्व किया, वहां पर उनके बच्चे ने भी अफगानिस्तान में सर्व किया। तो अमेरिका का ये डिसीजन जो है वो एक तरह से उनका एक वेड डिसीजन है कि हमको अब इसके आगे नहीं करना है, क्योंकि वॉर ऑन टेरर तो सबके लिए अलग अलग है। टेरर पाकिस्तान के लिए अलग है, टेरर ईरान के लिए अलग है, और अमेरिका भी बाद में गुड तालिबान बैड तालिबान करने लगा। तो ये एक ओवरऑल भले ही पर्सपेक्टिव हो कि भाई टेरर को खत्म करना है, लेकिन कंट्रीज उतना ही इन्वॉल्व होती हैं जितना उनको डायरेक्टली असर करता है। अब जो बाइडेन ने कहा है जिस तरह से कि हमको यहाँ पर होम ग्रोन जो टेरर है उसको देखना है, यही चीज आप अगर देखेंगे तो जर्मनी में हो रहा है, बाकी पूरे यूरोप में हो रहा है। वो अपने अंदर ज्यादा देख रहे हैं बशर्ते इससे कि बहुत दूर जाकर अफगानिस्तान में कोई लड़ाई लड़े। तो यहाँ पर खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना होगा कि भारत इसमें क्या करता है। भारत के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। एक तरफ आपका चाइना है जो कि LAC पर घुसकर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान है जो कि अपने हिसाब से वहां पर एक कश्मीर के मुद्दे को लेके बैठा रहता है, दूसरा जहां जब उसको मौका मिलता है मारने की पूरी कोशिश करता है। अब तीसरी तरफ अगर अफगानिस्तान से भी यही होने लगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है, जैसे अमेरिका ने अपना दिखाया है, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि अफगानिस्तान सरकार जो है वो इस तरह के ऑनस्लॉट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी या बिना सपोर्ट के वो खड़ी नहीं हो पाएगी, जो कि आज पूरी दुनिया कह रही है। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि ये गलत डिसीजन था, तब भी वो वही कर रही। तो अब भारत को भी एक प्रैग्मेटिक डिसीजन लेना होगा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये समस्या इट इज हियर टू स्टे। ठीक बात। आनंद, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? नहीं, वो जो प्रैग्मेटिज्म ही इसमें एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अंत में तो जो है जैसा कि कानूनी कह रही थी कि ये टेररिज्म का तो ग्लोबल प्रोपोर्शंस है। तो नेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं एक ऐसा नहीं मान के चल सकती कि उनके पास एक इंटरनेशनल मैंडेट है और कहीं भी शांति बहाली उनकी जिम्मेवारी है। तो उसमें है कि जो पीस जो है, प्रिवेलिंग पीस जो है, उनके नेशनल बाउंड्रीज में कैसे हो, उनके इंटरेस्ट में क्या हो, उस तरह का के समीकरण उनको स्थापित करने। ठीक बात। मेघनाथ जी अतुल जी, मेरा और कोई इस पर टिप्पणी नहीं। तो मेरे ख्याल से इस पर काफी सारे पहलू हमने जानने समझने की कोशिश की। कादम्बरी में हमें बहुत सारे और भी ऐसी बातें जानकारी दी जो कि हमारे नजर में नहीं थी। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए फैसले से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है, बल्कि कहें कि उत्तर प्रदेश का जो
स्टेट लॉ कमीशन है, विधि आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसने एक मसौदा तैयार किया उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर जनसंख्या नियंत्रण की जो नई नई नीति से जुड़ा है। इसमें कई तरह के नए प्रावधान है। मसलन अब 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे उनको सरकारी नौकरियों में आवेदन करने की छूट नहीं होगी, या जो सब्सिडीज मिलती हैं, अलग अलग योजनाओं की जो छूट मिलती हैं सरकार की तरफ से, तो वो छूट नहीं मिलेंगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, और कई तरह के इस तरह के मिलते जुलते प्रावधान हैं इसमें। एक और चीज है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन, जो पंचायत के चुनाव होते हैं या निगम के चुनाव होते हैं, इस तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट करने से भी उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है ये चुनाव। इसके टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान में रख के चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं, और हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंचायत के 3 चरणों के चुनाव योगी जी ने संपन्न करवाया है। पहले पंचायत के चुनाव हुए, इसके बाद जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष के, और उसके बाद ब्लॉक प्रमुखों के। तो तीनों लेयर के जो चुनाव पंचायत उसमें होते हैं वो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद ये प्रस्ताव आया है और चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। एक चीज ये कही जा रही है कि इसके निशाने पर मुस्लिम आबादी है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा शादियों का भी जिक्र है कि उसके ऊपर क्या किस तरह के प्रावधान होंगे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां होंगी। तो एक तो सरकारी नौकरियां हैं कितनी, और जो मिश्रा आयोग की की जो सिफारिशें हैं रंगनाथ मिश्रा की, उसमें भी तमाम चीजें सामने हैं कि कितने मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। 14% आबादी का 4% के आसपास रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको थोड़ी सी इसकी व्याख्या करें, तो ये समझ में आता है कि बहुत ज्यादा इसे अचीव करने की मंशा कम है। राजनीतिक दोहन करने की या चुनावों को मद्देनजर इस मुद्दे को भुनाने की मंशा ज्यादा दिखती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आनंद, आप अगर इस मसले पर थोड़ी सी राय दे पाएं। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार को ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में बढ़ाने में सबसे गति जो है अभी भी बहुत तेज है, लेकिन इसके बावजूद ताज़ा जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक, जो हाल फिलहाल के एनएफएचएस के आंकड़ों के मुताबिक, यहाँ पर भी आबादी 2.1 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो वहाँ पर आ चुकी है, जो कि स्टेबलाइजेशन के आसपास है, थोड़ा सा और कम होने की उसमें उम्मीद है। और ये सारी चीजें वॉलंटरली जो प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे बाकी साउथ के स्टेट्स ने भी इसके जरिए ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया अपने, उसके बावजूद इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून वाले और प्रावधानों की जरूरत अगर आपको पड़ रही है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे आनंद? देखिए, जनसंख्या को लेकर जो है राष्ट्रीय जो विचार विमर्श है या एक नेशनल डिस्कोर्स में काफी अंतर पिछले 2-3 दशकों में दिखा है। पहले के पाठ्य पुस्तक भी देखिएगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत सटल ढंग से एक रहता था कि होना चाहिए, जैसे एक बहुत डिजायरेबल गोल है। और अब जो है उसमें अंतर आया है, खासकर 1980 के बाद। 80 में 25% करीब नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, वो अब कम होता होता अब जैसे पिछले सेंसस में जहाँ तक मुझे याद है 17 पॉइंट कुछ था, और अभी ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2021 में कि वो 12% तक आएगा। फर्टिलिटी रेट भी जो है वो, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं याद हैं, लेकिन पिछले जो है 4-5 साल में वो NHFS के सर्वे हो 2018 के, या ये हो 2.9 से फिर बीच में कभी बढ़ भी जाता है, लेकिन उसकी जैसे उत्तर प्रदेश में भी उसका गिरावट रेट 23% देखा गया, जो कि इवन अन्य राज्यों से बेहतर है। तो और बिहार में भी 18% है, जो कि नेशनल एवरेज से आसपास है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी या कोई मेजर से आया है। इसमें कुछ सोशल डायनेमिक्स हैं, कुछ जो है
बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं, एजुकेशन है, फैमिली का स्ट्रक्चर है, और इस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज का होना, और एक जागरूकता होना, और फैमिली का स्ट्रक्चर बदल गया है, माइग्रेशन भी उसमें एक है, अर्बन रूरल, जैसे अर्बन रूरल में भी डिवाइड, जैसे फर्टिलिटी उत्तर प्रदेश में रूरल एरियाज में 3 है और अर्बन एरियाज में 2.1 है। तो इसमें भी अंतर है। तो स्पेशियल पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सब है एक 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 जो है, और एक पैरेलल, एक समानांतर दुनिया ये भी चल रही है कि कुछ पंचायती इंस्टीट्यूशंस में देश के दूसरे राज्यों में भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि कम बच्चे वाले उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ। इसमें 2 चीजें आनंद मेरे ख्याल से ध्यान में रख के अगर हम और बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें साफ साफ उस पॉलिसी का जिक्र है कि उन्होंने कहा है कि सबसे बढ़िया तरीका है, कोई फोर्सफुल वो नहीं होना चाहिए, कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं होने चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों को वॉलंटरली एजुकेट किया जाए, समझाया जाए इसकी परिस्थितियां, और लोग काफी हद तक उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं क्योंकि वो दिख रहा है, जो डिक्लाइन रेट है बहुत उसमें दिख भी रहा है। इसके बावजूद इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थ्रेट के तौर पर रिप्रेजेंट किया, उसको अपने ही केंद्र सरकार के हलफनामे, जो कि मोदी सरकार का ही हलफनामा है, उसको अपने ही केंद्र सरकार के हलफनामे का पता नहीं है। दूसरा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह के बिल का मसौदा आना चाहिए था, लेकिन इसको लॉ कमीशन स्टेट से तैयार करवाया गया है। जानकार बताते हैं ये सारी गड़बड़ियां हैं इसमें। थोड़ी जानकारी में और बस एक्चुअली अतुल सर, सॉरी, इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये ना जो स्टेट लॉ कमीशन की आप बात कर रहे थे, वो जो बिल ड्राफ्ट्स होते हैं वो यूजुअली लॉ कमीशन ही, मतलब लॉ कमीशन नहीं, मतलब या तो लॉ मिनिस्ट्री या लॉ कमीशन इशू करती है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। हाँ, तो वेट कर, वो ठीक है, आई थिंक जो बिल लाएंगे फाइनली, बिल लाएंगे वो होपफुली हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। थोड़ी सी और एक जानकारी इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को अगर इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं तो उस लिहाज से चीजें कैसे दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही है लोगों को, उसको भी समझ होती। ऊपर से चीजें नीचे बदलना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत की नीचे से चीजों को बदलने की कोशिश की जाए। मसलन मुख्यमंत्री का जो बयान था कि अब नीचे के जो पंचायतों के चुनाव हैं या इस तरह के चुनाव, उसमें 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा इस मसौदे के तहत। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 304 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। 304 में 152, एग्जैक्टली 50% विधायक ऐसे हैं जिनके 3 से लेके 8 तक बच्चे हैं। तो ऊपर मतलब उनको ये लगता है कि नीचे के लोग जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे या अच्छे फैसले नहीं ले सकते या सही काम नहीं कर सकते, या फिर उनको हरेस करना जरूरी ताकि वो कम बच्चे पैदा करें। लेकिन जो विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठते हैं वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, उससे ज्यादा बड़ी चीजों को एंटरटेन करते हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह की जो लैप्सेस हैं इन पर भी बात की जानी चाहिए। आनंद? हाँ, ठीक, वो तो है एक। और एक जो है ना कि जैसे एक ये चीन जो है, चीन का ये लोग एक मानक मान लिए हैं कि चीन में जो इस तरह का सिर्फ ये पार्टी नहीं, और भी एक राजस्थान के भी मंत्री का आया कि 2 नहीं 1 ही बच्चे होने चाहिए। तो और एक जो है ना, एक लगभग मैं बता रहा था कि 2-3 दशक पहले ये लगभग एक कॉन्सेंसस का रूप ले लिया। लेकिन जो डेटा है ना, डेटा से इस तरह के कॉन्सेंसस का एक मतलब दुश्मनी है, और डेटा जो है स्टेबलाइजेशन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये पॉपुलेशन अगर यही गति बनी रहे तो एक समय आकर वो स्टेबलाइज होने को है। तो एक पहले क्या था कि एक बहुत पहले जाएं तो मतलब 18वीं या 19वीं शताब्दी में एक मैल्थ्यूसियन थियरी चलती थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की, कि जो रिसोर्सेज पे कैसे पॉपुलेशन कॉन्स्ट्रेंट बनेगा, और अगर एक रेट से पॉपुलेशन बढ़ता गया तो बाद में जो फूड रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे। वो एक
एंजाइटी थी एक समय की, लेकिन बाद में बहुत तरह के विकास के साथ वो एक मतलब आउटडेटेड थियरी हो गई। और चीन में जो है, चीन में भी स्टेबलाइजेशन अभी, जैसे चीन ने मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में ये चीन सरकार ने फैसला लिया है कि अब रिवर्स करने की जरूरत है। मतलब कर उसने दिया है, हाँ एक अच्छी पॉलिसी को उन्होंने रिवर्स कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो इम्पिरिकल डेटा है, इम्पिरिसिज्म की कमी है इस तरह के पॉलिसी मेकिंग में। ठीक बात। कादम्बिनी? अतुल, इसमें दो तीन चीजें हैं। आपको याद होगा, हम इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, अकबर द ग्रेट की पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो क्या कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आज भी 2021 में लागू होती है? जबकि जो डेटा है वो, जैसा आनंद कह रहे हैं, बिल्कुल अलग जाता है। अगर आप देखिए, जैसे नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून नहीं लाया जाना चाहिए, जबरदस्ती लागू करने के केंद्र सरकार भी खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि आप एक तो ये किसके खिलाफ जा रहा है, इसकी टाइमिंग क्या है, और एजुकेशन का क्या असर है। जैसे आनंद ने अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात की, अगर इसमें आप देखें तो जो महिलाएं ज्यादा शिक्षित होती हैं, उनके नंबर्स जो हैं बच्चों के, वो कम होते हैं। यहाँ तक कि मतलब जैसे सबसे जो अनपढ़ जो महिलाएं होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, 61.5% कहा गया है। 49% उनके होते हैं जो कि 5 साल की स्कूलिंग कर चुकी होती हैं। 36.4% जो कि 5 से 9 साल की स्कूलिंग कर चुकी होती हैं, और 25%, सिर्फ 25% जो कि 10 से 11 साल की स्कूलिंग कर चुकी होती हैं। तो एक डायरेक्ट को रिलेशन है इसमें। लेकिन अगर आप देखें, ये जिस तरह से बताया गया है, जिसमें अगर आप रिलीजन वाइज देखते हैं तो हिंदुओं के 2.7% रेट है फर्टिलिटी की। ये 2015-16 की जो सर्वे है उसके बारे, एसआरएस डेटा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। मुस्लिम्स का 3.1 है। तो अच्छा, और दूसरा जो एक पॉइंट है कि इसमें सबसे ज्यादा वंचित कौन रह जाएगा? वंचित वो रह जाएगा जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो नहीं हासिल कर पाया, जो सबसे गरीब है, जिसको वेलफेयर स्कीम्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी सरकार में से होना, चाहे लोएस्ट लेवल पर ही, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरह से पूरे अलग कर दिए गए, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप सबसे निचले लेवल पर ही सभी जो सरकार द्वारा दिए गए जो इंसेंटिव्स हैं, जो फायदे हैं, जो सपोर्ट है, उससे अलग कर देंगे, तो फिर बहुत जो एक आप जिसको कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट, या एक बेस पर लाने की कोशिश जो इतने सालों से, आजादी के बाद से चल रही है, उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन अगर आप देखें इसमें तो टाइमिंग जो है वो सबसे ज्यादा सस्पेक्ट है, जो कि कई जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि अगर इस सरकार में हमने देखा है कि जो भी चीज होती है, जो भी डिसीजंस आते हैं, वो बहुत ज्यादा इलेक्शन सेंट्रिक होते हैं। इलेक्शन के आसपास अचानक कई चीजें होने लगती हैं, कई पॉलिसीज हो जाती हैं, कई हार्ड डिसीजंस हो जाते हैं। और अगर वो लागू हो ना हो ये अलग चीज है, क्योंकि अभी किसी ने एक रिपोर्ट छापी थी कि वहां पर एक बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव के पहले लागू हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो इसका मतलब क्या? एक माहौल बनाने की कोशिश है, जो कि नैरेटिव एक किस तरफ जाता है आपको पता है, क्योंकि ये फिगर्स जो हैं वो बताए जाएंगे कि भाई इनकी फर्टिलिटी रेट ये है, इनकी फर्टिलिटी रेट ये है। तो एक माहौल बन जाएगा, चाहे उसका जमीन पर कोई असर हो ना हो। आपने कितने यहाँ पर मुसलमानों को देखा है जिन्होंने 4 शादियां की हो? ये यहाँ पर भी रेयरिटी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इतनी बार गई हूँ, वहां पर भी, जो कि पूरा इस्लामिक नेशन है, वहां पर भी ऐसा ये एक नॉर्म नहीं है, ये वहां पर भी एक्सेप्शन ही है। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर, आपको याद होगा कि हमारे पीएम ने एक बार कहा था कि हमारे पास दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, उसका हमको फायदा मिलेगा। अब क्या हुआ है एक तरह की वो। जी अतुल। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैंने कंप्लीट कर ली। हाँ, अच्छा। तो मेघनाद, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये पूरे जो प्रकरण है, जिसकी टाइमिंग का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, इसकी जो लैंग्वेज है, वो एक तरह से उसमें पनिशमेंट की भाषा है कि आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, पॉपुलेशन। जबकि हमारे पास तमाम उदाहरण, जैसे साउथ के स्टेट्स में बिना किसी पनिशमेंट की या इस तरह की
जिसको क्या आर्बिट्रेरी पॉलिसीज के प्रावधानों के ही इसको अचीव किया है। तो उनके उन जो उदाहरण हैं उन पर काम करने की बजाय इसको इस तरह से एक नई पॉलिसी लाने का काम करना ऐसे समय में जब चुनाव हो आपके पास, तो बहुत सारी चीजें मंशा पर जाती हैं कि आप असल में आपकी मंशा क्या है। बिल्कुल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी, मैं वो बिल पढ़ रहा था, मैं कल से वो बिल पढ़ रहा हूँ। तो उसमें एक तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये एक ड्राफ्ट बिल है जो 19 तारीख तक आप इसमें सजेशंस दे सकते हैं। उन्होंने एक ईमेल भी दिया है statelawcommission2018@gmail.com। तो अगर आपको कोई सजेशंस देने होंगे वो ड्राफ्ट पे तो ज़रूर दीजिए। और एक्चुअली एनकरेज भी करना चाहिए कि लोग, अगर आपका ओपिनियन है तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट को दीजिए जब ये बिल्स ड्राफ्ट स्टेज में आते हैं। और एक तो ये है कि मुझे लगता है कि इन पे एक थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया था, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों से मीडिया में ये बहुत चर्चा चल रही थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था इनके लिए कि क्योंकि लोग बोल रहे थे कि आप बोल तो रहे हो, फिर कानून लेके आओ। तो अब ये लेके आए हैं, ड्राफ्ट है ये। पर इंटरेस्टिंग ये है कि एक गवर्नमेंट जो काफी रेयरली ड्राफ्ट बिल्स लाती है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने ये बिल चूज किया है ड्राफ्ट लाने के लिए। मुझे लगता है कि उनको भी पता है कि इलेक्शन के पहले ये पास होने वाला है नहीं। इलेक्शन के पहले बहुत डिफिकल्ट है इसको पास करना उत्तर प्रदेश असेंबली में। लेकिन फिर भी इसको एक चर्चा में लाने के लिए इन्होंने ये एक अटेम्प्ट किया है। और अगर आप बिल देखेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा अतुल सर कि पनिशमेंट दिए गए हैं। पनिशमेंट मतलब एसेंशियली आपको गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं मिलेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, वेलफेयर आपसे छीन लिया जाएगा और आप इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये 4 ब्रॉड प्रोविजंस है पनिशमेंट के। और वैसे ही उसका उल्टा इंसेंटिव्स भी है कि अगर आप 2 बच्चों तक ही पैदा करते हैं तो आपको प्रमोशन ज्यादा मिलेंगे, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, आपको पैटर्निटी मटर्निटी लीव मिलेगी 1 साल की, और जस्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे लगता है कि इसको ना 2 तरीके से देख सकते हैं कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल का जो मामला है उसको अगर लीगली इम्प्लीमेंट करना है तो आप आइदर इंसेंटिव्स को देख सकते हैं या फिर पनिशमेंट्स को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इंसेंटिव्स और पनिशमेंट को साथ में नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि आप अगर इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि 2 बच्चों से ज्यादा पैदा मत कीजिए, तो उससे कुछ मुझे मतलब ठीक है, आई गेस अगर आपको लॉ लाना ही है तो वैसे कर दीजिए। पनिशमेंट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि पनिशमेंट से ये दिखाई पड़ता है कि जो एक स्टेट है वो आपके बॉडीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो लव जिहाद का मामला चालू है, या फिर जो अभी ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला चालू है, तो ये औरतों के बॉडीज पर कंट्रोल बढ़ाने की तरफ एक ठोस कदम है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक मैस्कुलिन तरीके का बिल है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे, अगर आप बिल पढ़ेंगे भी तो आपने जैसे कहा कि इसमें बहुत पॉलीएमरी एक्सेट्रा काफी इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप सोचिए कि कितना डिफिकल्ट होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि इन्होंने जब ये ड्राफ्ट दिया है उसमें इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिए हैं कि ए इज मैरिड टू बी, और फिर बी को सी से, फिर बी को छोड़ के सी से मैरिज हो गया, फिर बी के साथ एक बच्चा था तो सी के साथ एक और बच्चा हो गया, तो फिर 2 बच्चे। बट अगर सी के साथ ट्विन्स हो गए तो फिर क्या होगा? अगर डी के साथ मैरिज किया तो फिर क्या होगा? तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। इसमें कह रहा है कि अगर किसी की 2 शादियां हैं तो दोनों से एक बच्चे वैलिड होंगे इंसेंटिव्स के लिए, दूसरा बच्चा नहीं होगा। तो अब ये एक दूसरा दरवाजा, मतलब बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है, लेकिन दूसरा दरवाजा खोलता है कि एक आदमी 3 शादियां करके और 3 बच्चों को वो सारे इंटेंसिव दिला सकता है, 4 शादियां करके चारों से एक बच्चे। पर अगर आप मल्टीपल मैरिज छोड़ भी देंगे अतुल सर, अगर आप मल्टीपल मैरिज छोड़ देंगे, चलो सोचते हैं कि एक आदमी ने एक औरत के साथ शादी किया और वहां पर 2 बच्चे पैदा हुए, डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी की, अब वो औरत के साथ एक और बच्चा पैदा किया, तो फिर वो काउंट नहीं होगा कि नहीं होगा कि होगा, क्या हो रहा है?
तो फिर ऐसा होगा क्या कि एसेंशियली जो मेल है उसके हिसाब से कितने बच्चे पैदा किए वो काउंट होंगे कि फीमेल के हिसाब से होंगे? तो फिर अगर उसने डिवोर्स करके अगर किसी से शादी की है और उनको भी एक बच्चा चाहिए, 2 बच्चा चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे, राइट? तो और फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में चले गए मेघनाथ। या तो लेकिन उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन की जो स्थिति जो आपने किया कि जो एक वो मर्दवादी जो मानसिकता है ना, जहाँ से बिल्कुल इसका मैस्कुलिन वो है आपने बताया, उस इस तरह के कई और काम भी पहले कर चुका है। मसलन आपको अगर याद हो 2019 में इसी लॉ कमीशन ने लव जिहाद का मसौदा तैयार किया था। बिल्कुल उसी को बेस बनाकर बाद में उसी लव जिहाद के मसौदे को बेस बनाकर धर्मांतरण विरोधी जो कानून पास किया, जिसमें शादियों को, लोगों को अंतर धार्मिक शादियों को रोकने का काम पुलिस ने किया है बहुत सारी, उसी कानून के तहत। अब आप सोचिए कि ये स्टेट का जो लॉ कमीशन है वो इस तरह के मसौदे तैयार करता है जिसको पता है कि संविधान ने अपने मन माफिक अपना धर्म, मन माफिक अपना जीवन साथी चुनने की आजादी लोगों को दे रखे हैं, नागरिकों को। वो इस तरह के मसौदे तैयार करता है और एक उसके खिलाफ एक तरह से जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है, जैसे आपने टाइमिंग की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो लोकसभा में है, जो स्टेट असेंबलीज में, उनके तो 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो फिर उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी से मतलब ये एक्ट जब से इम्प्लीमेंट होगी उसके बाद अगर जो बच्चे पैदा होंगे उस पर ये कानून लागू होगा, और जो पेरेंट्स होंगे उन पर ये कानून लागू होगा। नहीं, तो और एक चीज और है, ये पूरी तरह से बहुत शातिर तरीके से इसके टाइमिंग में चुनाव तो है ही है, लेकिन और भी एक बहुत शातिर तरीका अपनाया गया कि तीनों चरणों के पंचायत चुनावों को कराने के बाद इसको बाद किया गया। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पहले आता तो इसमें से इनके तमाम लोग ऐसे ही छट जाते हैं, या सबकी तरफ से लोगों को। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये इसीलिए मुझे लगता है कि ये ड्राफ्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अभी भी जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें भी काफी हिंदू होंगे, जो काफी उनके भी लोग होंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, तो वो भी तो अभी लड़ने वाले हैं। तो ऐसे थोड़ी, अब मुझे देखना ये है कि जब वो टिकट देंगे तब क्या बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी है, मतलब जो भी पार्टी के लोग हैं, क्या वो सबसे पूछेंगे कि आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे, और अगर आपके 3 बच्चे होंगे तो आपको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि आप ही ने तो लॉ लाया है, आप ही ने लॉ लाया और बोला है कि ये गलत है। तो फिर ये हिपोक्रेसी मुझे लगता है होने वाली है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सिग्नलिंग एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता है ये पास करने वाले अभी। और दूसरी चीज अतुल सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, नीतीश कुमार का बयान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का ऐसा कोई लॉ नहीं लेके आएंगे, और एक्चुअली ये सेंटर ने, आपने जैसे कहा कि सेंटर ने भी बोला है कि सॉल्यूशन इसका ये है कि हम औरतों को और पढ़ाया जाए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे हमारे सोसाइटी का और हमारा जिस जनरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वैसे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन वैसे भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जल्दी क्या है उत्तर प्रदेश को ये करने की एग्जैक्टली। आनंद, कोई आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर? नहीं कादम्बिनी आपकी? वेल, यहाँ पर जो मेघनाथ ने कहा ना कि जो राइट ऑफ वुमन ओवर हर बॉडी, ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली, और ये सबसे जरूरी भी है। और इसीलिए जरूरी है कि महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, उनको स्वावलंबी किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। आप बताइए कि कौन सी ऐसी महिला होगी जो चाहेगी कि उसके इतने बच्चे हों कि वो पूरी तरह से हेल्थ वाइज खत्म हो जाए? ऐसा नहीं होता है, और अपने ऊपर डिपेंडेंट सभी महिलाएं रहना चाहती। तो ये एक बड़ी चीज है, यहाँ पर महिलाओं से शुरू करना होगा, और एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इस तरह के कानून जो हैं, ये उस रास्ते के माइलस्टोन है, जो ड्राफ्ट भी है उस रास्ते के माइलस्टोन है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अतुल सर, एक छोटी सी और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं वो बिल पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत ही घिनौनी प्रोविजन है, मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को। सेक्शन 15 बोलता है कि अगर आपका जो तीसरा बच्चा जो पैदा होगा वो दूसरा बच्चा जो पैदा होगा वो डिसेबल्ड होगा, पहला या दूसरा जो भी, तो अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो वो ये एक्ट के अंडर काउंट नहीं होगा। तो मतलब आप सोचिए कि ये गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपको कोई डिसेबल्ड बच्चा हो, मतलब आप प्रेग्नेंट होने के बाद आपका बच्चा डिसेबल्ड पैदा हुआ, तो फिर ठीक है,
तो मतलब आप तीसरा पैदा कर सकते हो, मतलब वो चाइल्ड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इनके हिसाब से। और मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी प्रोविजन है, ये बिल्कुल बताता है आपको कि कितना इनसेंसिटिव है ये लॉ, और क्यों मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट। और एक बहुत अच्छा जोक था कि एक आदमी जिसने कभी घर नहीं बसाया, वो लोगों को बता रहा है कि घर कैसे बसाना है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आई डोंट थिंक इनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे लोगों को एक तरीके से फ्रीडम देनी चाहिए अपनी जीवन जीने की, अपना रिलीजन चूज करने की, अपनी फैमिली का साइज चूज करने की, या फिर बच्चे पैदा करने हैं नहीं पैदा करने, उसकी भी बात करने की। ठीक बात। हम अपने अगले लास्ट राउंड की तरफ जाएं, रिकमेंडेशन प्रक्रिया। उससे पहले हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा न्यूज लॉन्ड्री का जो नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है वो अब हो चुका है। ये अरावली के अंदर मची जो अंधाधुंध निर्माण और काट छांट और कब्जे की जो पूरी कोशिशें चल रही है अरावली की पहाड़ियों में, अरावली के जंगलों में, उस पर हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है अगला। तो आप इसको सपोर्ट करके न्यूज लॉन्ड्री को सपोर्ट कर सकते हैं, और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप एक एड फ्री, विज्ञापन से मुक्त, कॉर्पोरेट, सरकार, किसी भी तरह के विज्ञापन से मुक्त मीडिया को खड़ा करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। हम अपने आखिरी चरण में हैं जो कि रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है। मैं चाहूंगा कि आनंद सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। क्योंकि जनसंख्या पर इतनी चर्चा हुई तो मैंने जिस बात की ओर इशारा किया था कि कैसे जो टोन है पाठ्य पुस्तकों का बदला है, तो अगर आपके पास उपलब्ध हो और ऑनलाइन एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं तो 1980-90 और फिर नई शताब्दी की एनसीईआरटी में जो पॉपुलेशन पे और वो ज्योग्राफी में ज़्यादा मिलेगा कि ज्योग्राफी का एक डेमोग्राफिक्स, तो डेमोग्राफिक जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में है। तो इकोनॉमिक्स की किताबों और ज्योग्राफी 1980 से 2010 में, तो इसमें कैसे टोन बदला है भारत में जो जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो शैक्षणिक नजरिया है, जो शिक्षाविदों का और भूगोल शास्त्रियों का, अर्थशास्त्रियों का, तो इसमें बदला है। क्योंकि मैंने कहा कि 80 के लगभग ये कॉन्सेंसस था कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है, और वो बहुत सटल तरीके से पाठ्य पुस्तकों में रखा गया है, लेकिन बाद में वो जो है मार्जिन्स पे चला गया है। तो ये एक मेरा रिकमेंडेशन है कि टोन में जो चेंज आया है उसको देखने के लिए ये एक पैरामीटर हो सकता है। दूसरा है कि एक वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशंस किताब है, तो ये जो हमारे दुनिया भर में पॉपुलेशन का जो ट्रेंड्स हैं इसको लेकर एक मानक अध्ययन माना जाता है। लोग रेफर करते हैं इस वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव्स ऑन डेमोग्राफी। ये हेनरिक हार्टमैन की किताब है, कोरिना उंगर के साथ उन्होंने लिखी थी। तो ये दो है। और तीसरा मैं एक और किताब रिकमेंड कर रहा हूँ कि दिलीप कुमार जिनका देहांत हुआ पिछले सप्ताह, तो उन पर जो अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई, उन्होंने एक किताब लिखी थी नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। तो इसमें जैसे उस समय जो है विवाद थे, उस समय जो समस्याएं थी, उस समय जो आदर्श थे, या उस समय जो डिबेट्स भी थे, या उस समय का जो माहौल ओवरऑल था, वो दिलीप कुमार के व्यक्तित्व में और उनकी फिल्मोग्राफी में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इसको लेके मेघनाथ देसाई ने, प्लस जो भारतीय पौरुष के, इंडियन मैनहुड के आइडियल्स कैसे सेप हुए उस दशक में दिलीप कुमार के थ्रू, उन्होंने लिखा है, डिजायर, डिनायल, ये सब को लेकर। तो ये सब मूड्स कैसे रिफ्लेक्ट हुए उनके अभिनय में, उनके व्यक्तित्व में भी, और उनके ओवरऑल पर्सोना में। तो ये मेघनाथ देसाई की ये किताब भी मैं रिकमेंड। ठीक बात। मेघनाथ, आप क्या रिकमेंड करेंगे? एक तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप जरूर ये ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल पढ़िए। हम लिंक दे देंगे।
वहां पर आप जरूर उसके इलस्ट्रेशंस पढ़िए और आपको फिर रियलाइज होगा कि कितना डिफिकल्ट होने वाला है अगर ऐसा कोई बिल लेकर आए। नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। दूसरा मैं एक रेकमेंड करना चाहूंगा, एक ध्रुव जयशंकर ने एक ओपिनियन पीस लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, हाउ द यूएस लॉस्ट द प्लॉट इन अफगानिस्तान, वो आप जरूर पढ़िए। और एक पॉलिटिको में भी एक फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल है, अनीता कुमार ने लिखा है, बाइडेन टेक्स कैलकुलेटेड पॉलिटिकल रिस्क ऑन अफगानिस्तान विड्रॉल। मैं वो दोनों रेकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब एसेंशियली आपको एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करनी होगी वो इशू पे, तो वो एक है। और एक छोटा सा, अभी अतुल सर ने बोला कि रिकमेंडेशन दे दो तो मैं दे रहा हूँ। बीटीएस का एक सॉन्ग मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, यंग फॉरएवर करके है। मैंने अभी फिलहाल ही बीटीएस के गाने सुनना शुरू किया है और काफी एडिक्टिव है। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इतने हाइप्ड क्यों है। और बीटीएस, अगर जिनको पता नहीं है, एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है। कादम्बिनी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? अतुल, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही देखना शुरू किया है और ये नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है, छोटी सी सीरीज है, हाउ टू बिकम अ टायरेंट। तो ये तो बड़ा संयोग हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से लाइट वे में, टूल किट नहीं है, प्ले बुक है। अगर आप टायरेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, कितना नार्सिसिस्टिक होना होगा, कितना आपको सेंटर ऑफ यूनिवर्स आप फील करेंगे, कैसे आपके हेंचमैन होने चाहिए। मतलब ये कुछ पुराने फुटेज, कुछ इंटरव्यूज और कुछ एनिमेशन के जरिए ये लाइट वे में समझाया गया है और बहुत लंबे एपिसोड्स नहीं है, 28 से 30 मिनट के हैं। सीरीज भी 6-7 एपिसोड्स की ही है। मैं जब देख रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ और पिक्चर्स भी साथ के साथ चल रहे थे, बयान चल रहे थे, लेकिन अच्छा है, देखना चाहिए, अच्छे से समझाया हुआ है और कई चीजें आपको समझ में आती हैं। जरूरी है देखना ये। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सीरीज है। मैं भी इसको रिकमेंड करना चाह रहा था। तो ये हिटलर के बारे में है, ये सद्दाम हुसैन के बारे में है, ये लिबिया के जो मुअम्मर गद्दाफी हैं उनके बारे में है, स्टालिन के बारे में है, इन सब के ऊपर। और ये बहुत अच्छी एक, मतलब एक जो कहते हैं ना कि वो कैटलॉग है पॉइंट वाइज, कि आपको अगर टायरेंट बनना है या एक तानाशाह बनना है तो क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उसमें किस तरह से अपनी आप कोठरी बनाते हैं, उसमें कौन सबसे क्लोज होता है, कौन सबसे दूर होता है, इस तरह से। और फिर किन किन चीजों पर कब्जा करना होता है, उसमें प्रोपेगेंडा से लेके मीडिया से लेके हर चीज को तो बहुत मजेदार नजरिए से उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये सीरीज मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा एक किताब रिकमेंड करूंगा, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, हाउस ऑफ सिंधिया करके, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रशीद किदवई, उन्होंने लिखी है। हाउस ऑफ सिंधिया, जो सिंधिया परिवार है, ग्वालियर का राजघराना है, उनके ऊपर है। राजनीति में नेहरू गांधी परिवार के बाद ये माना जाता है कि अकेला परिवार है जो आजादी के पहले तो बहुत खैर रजवाड़ा ही था, आजादी के बाद भी 57 ऑनवर्ड उसका विधानसभाओं और लोकसभा और राज्यसभा कहीं न कहीं उसका प्रतिनिधित्व रहा है, उसके परिवार के सदस्य मौजूद रहे हैं हमेशा। तो एक वो दूसरा ऐसा परिवार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण परिवार है नेहरू गांधी परिवार के बाद भारत की राजनीति में, जिसकी उपस्थिति हमेशा से देश की राजनीति में रही है। तो उसके ऊपर, उनके इतिहास में जाके, उनके तमाम जो घटनाक्रम हैं उनके भी बारे में बात करती है, बताती है। उनके उसमें एक वो भी प्रसंग है कि किस तरह से 1857 के युद्ध में जो उनकी 1857 का जो म्यूटिनी थी उसमें उनकी क्या भूमिका रही, उन सब चीजों को। तो अगर इस नजरिए से आपकी दिलचस्पी हो तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। जर्नलिस्ट ने बहुत सारे स्रोत से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया है। कोई बहुत एनेक्डोटल उस तरह की जानकारी आपको एकदम से नई ना लगे, लेकिन एक साथ चीजों को कंपाइल करके एक पर्सपेक्टिव में रखी गई है, तो बहुत चीजों को समझने में मदद करती है। इसके साथ ही हम अपने आज की चर्चा को रोकेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ एक बार हमारे श्रोताओं से अपील करें, फिर हम इस चर्चा को आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरी जो अपील रहेगी वो एक रिकमेंडेशन भी रहेगा। आकांक्षा जो मेरी कॉलीग है, उसने एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट किया है, जो आपने पिछले हफ्ते या फिर पिछले एक्चुअली 2 हफ्तों से जो चल रहा है कन्वर्जन वाला मामला, जिसमें 2 लोगों को एटीएस ने अरेस्ट किया है उत्तर प्रदेश में।
तो आपने देखा होगा कि कैसे टीवी पे एकदम इमीडिएटली डिबेट हो रहे हैं, पर किसी ने विक्टिम्स से बात करने की, अलिजेड जो विक्टिम्स है उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। तो आकांक्षा ने उनको ढूंढ के निकाला है और उनसे बात की है और उनसे एग्जैक्टली पूछा है कि क्या सिचुएशन था जब वो कन्वर्ट हुए और फिर किसने हेल्प की, क्या किया। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग ग्राउंड रिपोर्ट है, और अगर आप वो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एक जरूर दिखेगा कि कैसे फैक्ट्स उसने आकांक्षा ने आपके सामने लाए हैं और एकदम फैक्चुअल रिपोर्ट लाया है। और ये जो काम है वो हमारी अभी जो मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया है वो भूल चुकी है, नहीं करती है। और इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ज़रूर न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप पैसे खर्च करते हैं तो आपके मतलब की बात होगी, अगर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो किसी और के मतलब की बात होगी। ठीक बात। आप सब लोगों का कादम्बिनी, आनंद, मेघनाथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।